हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मिलिंद सर, वो कैमरा बंद करोगे प्लीज? मिलिंद सर, कैमरा बंद करोगे प्लीज? लास्ट वीक का जो टॉपिक था उसके बारे में कोई डाउट है? सर लास्ट वीक अटेंड नहीं किया था सर। ये फर्स्ट है सर। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ठीक है। हाँ सर। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ओके, वेलकम वेलकम। फर्स्ट टाइम। मैं भी फर्स्ट टाइम। सर मैं भी फर्स्ट हूँ। हाँ, वेलकम वेलकम। ये आज डॉक्टर साहब है हमारे साथ, डॉक्टर रजनीश। वेलकम डॉक्टर। आज का टॉपिक जो है वो फर्स्ट एड का है। मतलब जब भी रोड एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तो उसका एक पीपीटी हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और प्लीज मुझे 2-3 मिनट और दीजिए कुछ लोगों को अटेंड करने के लिए, क्योंकि एक बार पीपीटी चालू हो गया ना तो हम लोग फिर किसी को यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, 2-3 मिनट और। म्यूट मोड में रखना प्लीज आपका मोबाइल। मला मेल मध्ये ओपन करायला येईल ना ते? हे नॅशनल रोड सेफ्टी तेच होतं ना सर? ते तर आपण केलं होतं ना. हा, ते ते जे या दोन पैकी कोणतं होतं? फर्स्ट एड काय वरचं का खालचं? पीपीटी फॉर रोड सेफ्टी नॅशनल हे मागचं होतं, हे करू शकतो. हे करू का? रेग्युलर आहे. साहेब काय बोलले होते, झालं होतं त्यावेळेस? हा मस्त. अरे ते एकदम किती इफेक्टिव्ह झालं ते आपलं माहिती आहे. ते जे आले होते ते चीफ होते, कोण होते ते? आपल्या ह्या आरटीओचे हेड, वाशी नवी मुंबईचे. नवी मुंबई. काय नाव? माझ्याकडे फोटो आहे. ART होते ते, ART. ते जे होते नाही, हे इन्स्पेक्टर होते सर, आमचे हेड, आपले सिनियर इन्स्पेक्टर होते. आणखीन कोण होतं? आणखीन कोण होतं? नाही, मग ते असिस्टंट हे होते, कोण होते? ते ऑटो युनियनचे का? ऑटो युनियन वाले होते ते. हे आमचे सिनियर इन्स्पेक्टर होते. हे हा, हे नाही, इकडे जे तुम्ही ज्यांना आरटीओचे ते फोटो नाही येत. आरटीओ ऑफिसरचे नाही आहेत. पण मस्त आहे ना ते प्रोग्राम आपला.
आपका मोबाइल प्लीज उसको म्यूट मोड पे रखिए प्लीज। मेरी स्क्रीन देख सकते हो क्या आप? मेरा स्क्रीन देख सकते हो क्या, बताइए प्लीज। हाँ देख हेलो, सकते हैं। ओके। तो मैं डॉक्टर साहब को हैंड ओवर कर रहा हूँ। हम्म। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप लोग डॉक्टर साहब को, लेकिन पहले उनका एक सेशन कंप्लीट होने दीजिए। हम्म। अराउंड 60 है सर। 3 मिनट का लोगों को ज्वाइंट होता है। कौन है? सुचिता डॉक्टर सुचिता बोले, डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट है। चालू है। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सुन पा रहे हैं सब लोग? सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर, क्लियर। So, ठीक है। So we'll start with the awareness of road accidents and first aid. So मेरा नाम डॉक्टर रजनीश है, मैं अपोलो हॉस्पिटल से हूँ एंड हम लोग ये रेगुलरली पीपीटी रन करते हैं टू मेक अवेयरनेस फॉर द रोड एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड। सो मैं स्लाइड्स रन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइसेंस लेना एक चीज़ है और सेफ्टी से गाड़ी चलाना एक चीज़ है। सो लाइसेंस इज़ अ प्रिविलेज। सो जो हमें सबको ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, अगर कुछ किसी को चोट लगती है तो फर्स्ट एड कैसे देना है, सो उसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड है, थोड़ा सा स्लाइड देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख सकता है, बट देन दिस इज रियलिटी कि एवरी ईयर मोर देन 1.17 मिलियन पीपल डाई इन रोड क्रैशेस अराउंड द वर्ल्ड। इतने लोग मर जाते हैं और मेनी पीपल आर किल्ड और डिसेबल्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। द रीजन वही होता है कि या तो गाड़ी रैश से चलाते हैं या प्रोबेबली अल्कोहल पी के चलाते हैं या उनको आती नहीं है, बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो आउटकम तो सामने है आपके। So what type of accidents we have? So car accidents falls into several major categories. Rear end collision हो सकता है, पीछे से कोई गाड़ी को टक्कर मारता है, साइड collisions होते हैं, रोल ओवर हो सकते हैं, हेड ऑन collisions हो सकते हैं, सिंगल कार एक्सीडेंट्स हैं एंड लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स वेयर देख नहीं पाते और क्रॉस करते हैं, वहां पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन उसका आउटकम एक ही है, दोनों तरफ से डैमेज होता है। So probable causes, जो causes होते हैं which are this increases in the traffic accidents और aggressive driving behavior। कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने को अच्छा लगता है, हाई स्पीड, नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स। हम ट्रैफिक पे खड़े होते हैं, थोड़ा सा सिग्नल रेड ही है, हम आगे चल पड़ते हैं तो सामने से भी गाड़ी डैश कर सकती है। ड्रिंकिंग बिहेवियर, अल्कोहल पी के गाड़ी चला रहे हैं, या यंग ड्राइवर्स जो होते हैं, सो दे आर मोर लाइक पैशनेट होते हैं ड्राइविंग के लिए, या फिर उनको ऐसा लगता है कि एड्रेनालिन रश होता है बॉडी में कि स्पीडिंग करनी है गाड़ी को। मे बी ओल्ड ड्राइवर, थोड़े से बूढ़े हैं, आंखों से ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, सो सीट बेल्ट नहीं डाला है। सो ये सारी चीज़ें बेसिक रीज़न है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। मे बी पुअर कार मेंटेनेंस, आपकी गाड़ी अच्छे से मेंटेन नहीं है, टायर और ब्रेक्स, वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सो इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, स्टंट करने की ट्राई कर रहा है, जो कि यूजुअली आजकल आपको देखने को मिलेगा। एंड बिफोर एंड आफ्टर में हाथ फ्रैक्चर हो गया। हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो पूरा फैमिली के भी लिए इशू हो जाता है, मॉनेटरी लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, किसी किसी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है, हेड इंजरीज हो जाती हैं। कई चीज़ें क्यूरेबल होती हैं, नहीं तो कई चीज़ें लाइफ लॉन्ग तक रह जाती हैं, लोग पैरालिसिस में भी चले जाते हैं। सो हमें आउटकम भी देखना है। सो दीज स्लाइड्स थोड़ा सा
देखने में ये लगती है, बट देन दीज आर दी रियलिटीज. सो हमें ध्यान देना है. लाइसेंस मिलने के बाद भी आपको सारे ट्रैफिक रूल्स ओबे करने हैं, गाड़ी को ध्यान से चलाना है. सो ये हम बेसिकली फर्स्ट एड इसीलिए हमने आज टॉपिक ये रखा था, बिकॉज एक्सीडेंट्स होते हैं. जरूरी नहीं है कि अपना ही हो. आपको सामने बहुत बार ऐसा होता है कि सामने कार एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प द पीपल देयर, है ना. द वेरी फर्स्ट पर्सन ऑन द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट इज अनलाइकली टू बी अ पैरामेडिक और अ डॉक्टर. तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जहाँ कार एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे जरूरी नहीं कि डॉक्टर हो या पैरामेडिक हो जो लाइफ सेव कर सके. मे बी आप हो, आपने देखा है, who has the opportunity to save a life, to help someone make a quick recovery. कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम करें उनको डैमेज कम हो, या हम कहीं ना कहीं उनकी ब्लीडिंग रोक पाएं, या उनको हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा दें. तो बीइंग अ ले पर्सन हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमने किसी की लाइफ बचा दी. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं. जैसे फर्स्ट एग्जामिनेशन हम देखते हैं, अपने सीन पे देखा है, तो वी हैव टू चेक फॉर डील विद एनी डेंजर, चेक पेशेंट्स रिस्पांस. हम पेशेंट को चेक कर सकते हैं एटलीस्ट पेशेंट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं. कई बार ऐसा होता है कि तो जरूरी नहीं है एक्सीडेंट्स ही हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पर्सन गाड़ी चला रहा है उसको हार्ट अटैक आ गया, या देन हार्ट अटैक आने के बाद उसने किसी को डैश कर दिया. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. उसमें हम लोग हमारा जो क्विक थिंकिंग है वो उस जो बंदा है उसकी भी लाइफ बचा सकता है. और उसके लिए बेसिक चीजें, जो बेसिक ट्रेनिंग हम लोग ABC बोलते हैं, जैसे ओपन द एयर वे, चेक ब्रीदिंग, चेक सर्कुलेशन. तो ये बेसिक चीजें आ जाती हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट. जो चीजें हैं उसमें ये भी एक इंक्लूसिव है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया या कुछ हो गया तो भी हम उसका हेल्प कर सकते हैं. सो ये बेसिक चीजें हैं. जो कंटेंट्स हैं आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर, प्रॉब्ली जो फर्स्ट एड किट है उसमें होनी चाहिए जरूरी, और वो हमें रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए क्या खत्म हो गया, क्या होना चाहिए. जैसे कि ड्रेसिंग्स, बैंडेजेस, एयर आई पैड्स, पिन्स, प्लास्टर्स, पेयर ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स और गाइडेंस शीट भी होती है. सो ये मैंडेटरीली गाड़ी में होती हैं, बट हमें ओकेजनली देखते रहना चाहिए बीच बीच में कि क्या चीज़ खत्म हो गई, क्या हम रख सकते हैं और क्या एडिशन रख सकते हैं. सो एक्सीडेंट का इवेंट क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो एरोस दिखाया है, एक्सीडेंट हुआ है. सो व्हेनेवर यू सी सच पर्सन एट द एक्सीडेंट साइट, आप उसको फर्स्ट एड देने की ट्राई करते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है वो आसपास के हॉस्पिटल में फोन करने की ट्राई करता है, या 100 पर 101 जो भी इमरजेंसी नंबर है उस पर ट्राई करता है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने देखा है कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स के टाइम पे फर्स्ट सीन पे हम जो अंदर विक्टिम है उसको हम लोग बाहर निकालने की ट्राई करते हैं. हम ट्राई करते हैं कि उसको कहाँ चोट लगी है, क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं. एटलीस्ट हम उसको रोड से सेफ्टी की जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आगे कोई और एक्सीडेंट ना हो. एंड देन इन द मीनवाइल एज ए सिटीजन, गुड सिटीजन, हम हॉस्पिटल में लेके जाने की ट्राई करते हैं, उसको बचाने की ट्राई करते हैं. सो ये एक और स्लाइड है जिसमें हमने ये दिखाया है कि इतने लोग सुनामी में नहीं मरते जितने कि लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हमें गाड़ी ध्यान से चलानी है. और जब भी हमें लाइसेंस भी मिल जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि हमें कैसे भी गाड़ी चलाएं. सो और उसमें सब पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है. ठीक है. सो दीज आर दी वेरियस इमेजेस. एक्सीडेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बहुत लाइफ चली जाती हैं. कोई भी एक्सीडेंट हो, भले एक सिंगल कार एक्सीडेंट है या बस एक्सीडेंट है, कहीं ना कहीं हम किसी की हेल्प कर पाए तो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो यू हैव टू बी स्मार्ट, अलर्ट, फोकस एंड एजुकेटेड. जब भी कुछ इस तरह की चीज नजर आती है तो हमें भागना नहीं चाहिए. एटलीस्ट वी शुड हेल्प टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट और द विक्टिम. ये आपने आपके स्कूल में पढ़ा ही होगा, ट्रैफिक साइंस. तो वी शुड फॉलो दिस साइंस स्ट्रिक्टली. सीट बेल्ट पहनना जरूरी है. अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है. बहुत बार ऐसा होता है कि जो पीछे बैठा है उसने हेलमेट नहीं पहना है और एक्सीडेंट होने के बाद उसी को सबसे ज्यादा चोट लगती है. सो बाइक पे
दोनों को हेलमेट पहनना ही चाहिए टू प्रिवेंट दी हेड इंजरीज। तो सो द नेक्स्ट स्लाइड इज कौन कौन सी बेसिक कॉमन इंजरीज हो जाती हैं जब आपका एक्सीडेंट होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है। सो दिस इज बेसिकली हेड इंजरीज, चेस्ट इंजरीज होती हैं जब आपका गाड़ी में आप हैं कार में और जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वही बेंड होकर चेस्ट में इंजरी कर सकता है। देयर कुड बी स्पाइनल इंजरीज, बैक इंजरीज हो सकती हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, एक्सटर्नल वुंड्स हो सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं। बर्न्स मीन्स गाड़ी में आग लगने के बाद भी इंजरीज होती हैं, बर्न इंजरीज हो जाती हैं। और ड्राउनिंग मीन्स डूब के मरना, बिकॉज कभी कभी कोई गाड़ी पानी में गिर गई या बाइक पानी में गिर गया, सो पेशेंट को तो विक्टिम को चोट लगी होती है एंड वहाँ पे भी वो उनको अगर हेल्प ना मिले तो पानी से भी उनकी मौत हो सकती है। इवन हम उसको पानी से भी निकाल लें बाहर तो हमें उसको कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो ये वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पीपीटी। सो यूजुअली पोस्ट क्रैश मैनेजमेंट में क्रैश साइट मैनेजमेंट होता है, क्रैश विक्टिम मैनेजमेंट होता है, वी कैन ट्रांसफर देम डायरेक्टली, और वर्सेस इनिशियल रिससिटेशन मतलब वहीं बाहर विक्टिम को निकालने के बाद हम उसको कैसे रिससिटेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेसिक फर्स्ट एड, या अगर उसका हार्ट का धड़कन रुक गया है बिकॉज ऑफ शॉक, ड्राउनिंग, डूबने की वजह से, तो हम कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट क्रैश मैनेजमेंट। क्रैश साइट मैनेजमेंट क्या होता है? जब आप किसी को देखते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है और हम एक्साइटमेंट में या बोलिए कि हमें हेल्प करना है, उसके हिसाब से हम वहाँ भागने की ट्राई करते हैं। सो हमें ये भी देखना है कि हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी चाहिए, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली रोड पे ही उसको रिससिटेट करने लगे या उसको हेल्प करने लगे तो पीछे से और गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी वापस एक्सीडेंट हो सकता है। सो मेक द क्रैश साइट सेफ। आपको गाड़ी से बाहर निकालिए, जो भी विक्टिम है उसको सेफ जगह पे उसको साइड में रख सकते हैं। सो मेक श्योर दैट देयर आर नो हजार्ड्स और रिस्क टू सेफ्टी टू द कोलैप्स पर्सन और एनी अदर पर्सन नियर बाय। बहुत सारी क्राउड इकट्ठी हो जाती है, पीछे से नहीं देख रहे होते कि गाड़ियां आ रही हैं। सो मेक श्योर टू सपोर्ट द नेक एंड स्पाइन एंड अवॉइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग द पेशेंट्स नेक एंड बैक। मोस्टली जितने भी कार एक्सीडेंट्स होते हैं ये काफ़ी स्पीड में होते हैं, उसमें यूजुअली हेड इंजरीज, स्पाइन, बैक इंजरीज होती हैं, और हमें बहुत ध्यान देना होता है कि अगर किसी को नेक इंजरी है, बैक इंजरी है, तो हमें उसको, जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो लोगों ने हाथ पकड़ा, दो लोगों ने टांगे पकड़ी और उसको आप साइड में लेके जाने की ट्राई करते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। वो दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो इसमें भी इमीडिएट फेस होता है, थेरेपेटिक फेस होता है, रिहैबिलिटेशन फेस होता है। सो इमीडिएट फेस में वी गिव सम इमरजेंसी मेडिकल केयर। बहुत लकी हुआ तो अगर कोई डॉक्टर सामने मिल जाते हैं तो वो तो इमरजेंसी मेडिकल केयर दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंडेज, और अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसको क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं या उसके नीचे बैंडेज कुछ लकड़ी वगैरह बांध के उसको सेफ कर सकते हैं। बट अगर कोई ले पर्सन है तो ले पर्सन का एक ही काम है, एटलीस्ट वो पेशेंट को जिंदा रखा जाए तब तक जब तक कोई मेडिकल एड ना आ जाए या वो कॉल कर दें हॉस्पिटल में। थेरेपेटिक फेज ज़्यादा करके इट इज़ रिलेटेड विद द मेडिकल पर्सन, जो कि मेडिकल केयर कर सकता है, वहाँ पे उसको स्टेबलाइज कर सकता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। ज़्यादा करके ये तो एम्बुलेंस वाले ही होते हैं जो प्रोबेबली मेडिकल केयर दे पाएंगे। और एक होता है रिहैबिलिटेशन फेज, जिसमें कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल असिस्टेंस एंड सपोर्ट, जिसमें कि क्राउड भी हेल्प कर सकती है। अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है, किसी बस का हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्राउड होती है, बिकॉज a single alone person cannot do of his own all the management. Crash victim management बोलते हैं हम लोग। immediate phase में क्या करना होता है, तो we use the word called as triage। तो triage का मतलब होता है कि अगर सपोज कहीं पे बस एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्रिटिकली इंजर्ड होते हैं, कुछ उससे कम इंजर्ड होते हैं, और एक होते हैं कि जो दे आर वॉकिंग, उनको हल्की फुल्की खरोच आई है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट। सो हमें ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा इसको हम बचा सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, जैसे बीच में आपने देखा होगा उड़ीसा में भी एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेजर क्लैश हुआ था 3 ट्रेन का। तो उसमें भी जो लोकल पब्लिक थी, आसपास के लोग थे, दे ट्राइड टू हेल्प,
उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के भी लोग थे। सो ट्राइएज वहाँ पे इस तरह के केसेस में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे जब हम देखते हैं कि कोई बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, बहुत सारा ब्लीडिंग हो गया, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, अभी वो ऑलमोस्ट डेड है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम उसके ऊपर काम करें जो बच सकता है। जैसे जिसको चेस्ट इंजरी है या हेड इंजरी है लेकिन वो बच सकता है, सो वो सेकंड क्राइटेरिया है जिसमें उसको बचा सकते हैं। थर्ड इज जिसको हल्का फुल्का खरोच आया है, उसको हम सिर्फ सपोर्ट देके साइड में बिठा सकते हैं, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बेसिक फर्स्ट एड देके हम लोग बिठा सकते हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, जिसमें अगर उसको हमने नहीं ध्यान दिया तो ब्लीडिंग की वजह से या इंजरी की वजह से उसका डेथ हो सकता है। तो सेकंड कैटेगरी ट्राई एज में सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो कैटेगरी है दे आर ऑलमोस्ट डेड, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका पल्स नहीं मिल रहा है और दे आर नॉट मूविंग, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। रिससिटेशन फेज ऐसा होता है कि जिसमें कोई पर्सन है जो रिस्पॉन्सिव नहीं है लेकिन प्रोबेबली वो बच सकता है, जिसको पल्स नहीं मिल रही है, तो उसमें हम लोग ABC वर्ड यूज करते हैं। सो A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। तो ये हम आगे के स्लाइड्स में पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो सेफ इवैक्यूएशन है, जहाँ से कभी कभी गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट होती है, उसमें आगे की पेट्रोल की टंकी फूट जाती है एंड बिकॉज ऑफ द हीट वहाँ पे आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। सो सबसे पहले हमें जो उसमें फंस गया है उसको हमें बाहर निकालना है। ट्राइएज तो उसके बाद ही होगा। फर्स्ट वी हैव टू इवैक्यूएट द पर्सन सेफली फ्रॉम द व्हीकल, देन उसका फर्स्ट एड होता है। जैसे कोई जख्म हो गया, कुछ क्रीम लगा सकते हैं, उसका जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको हम स्टेबल करके उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं। देन लास्ट में सेफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमें चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले हम लोग उसको बाहर निकालेंगे, फर्स्ट एड देंगे और फिर सेफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। रिससिटेशन में एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। सो ब्रीदिंग अगर देखें, वी हैव टू चेक फॉर द, जैसे आपने उसको बाहर निकाल लिया सेफली, उसको साइड में रखा है अवे फ्रॉम द मेन ट्रैफिक, तो हम उसका ब्रीदिंग देख सकते हैं। लुक फॉर द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, हम देख सकते हैं कि पेशेंट जो है, विक्टिम जो है, सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम उसको लिसन फॉर द साउंड्स ऑफ ब्रीदिंग, और हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फर्स्ट एड में जो हम लोग बेसिक ABC का है, तो दैट विल बी फॉलोइंग द रूल्स। तो इसमें है कि इफ द पर्सन इज ब्रीदिंग नॉर्मली, अभी पेशेंट जो है, विक्टिम है, इफ इज ब्रीदिंग नॉर्मली, तो हमें उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। रोल देम ऑन टू देयर साइड। कभी कभी क्या होता है कि इतना हैवी एक्सीडेंट होने के बाद कभी कभी जो भी उन्होंने खाया पिया होता है उसका वो वॉमिट भी कर देते हैं। तो इफ वो स्ट्रेट ऑन द बैक लेटे हैं या हमने लिटाया हुआ है, सो वॉमिटस जो है, जो वॉमिटिंग होता है वो उनके लंग्स में भी उतर सकता है, तो उससे भी उनको आगे इशू हो सकता है, या ऑन स्पॉट निमोनिया या डेथ भी हो सकता है, बिकॉज दे गेट चोक्ड ऑफ देयर ओन वॉमिटस। तो हमें उनको साइड में लेटा देना है, रोल देम ऑन टू देयर साइड, ताकि अगर वॉमिटिंग भी हो जाती है तो हमें उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वॉमिटस बाहर आ जाएगा। ब्रीदिंग ब्रीदिंग में ऐसा है, वी हैव टू मेक श्योर दैट द हेड इज टिल्टेड बैक। तो ये सारी की सारी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये आगे फोटोग्राफ्स में आएगी। सो कंटिन्यू टू चेक देयर रिस्पॉन्स एंड ब्रीदिंग, स्टे एंड देन अंटिल एम्बुलेंस पैरामेडिक अराइव। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लेटाने से कभी कभी कैसा होता है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, उनके जो डेंचर्स होते हैं, डेंचर्स भी मुंह में अटक जाते हैं, उससे वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू जस्ट सी कि उनके मुंह में कुछ चीज़ अटकी नहीं है या कुछ, तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है हमें उनको स्टेबलाइज रखना है। अगली स्लाइड्स में आप देख पा रहे हैं कि जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं तो बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं, उसमें डीप इंजरीज हो सकती हैं, बोन्स बाहर आ जाती हैं, उसमें ब्लीडिंग्स होती हैं। तो इनको कैसे मैनेज किया जाए, तो ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नॉर्मल लेमैन कर सकता है अगर उनको थोड़ा भी नॉलेज हो। जो मेडिकल डॉक्टर है, भले वो डेंटिस्ट है, भले वो फिजियोथेरेपिस्ट है, मेडिकल डॉक्टर है, दे नो बेसिक फर्स्ट एड कि कैसे दिया जाता है, कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम इंजर्ड पर्सन को हम। और एक ले पर्सन जो है, जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं कि
अभी यहाँ समझ में आया है कि इसका पैर फ्रैक्चर है, सो आगे ज़्यादा डैमेज ना हो, बिकॉज अगर हम इसको इस तरह नहीं बांधेंगे तो उसकी जो बोन्स हैं, आसपास की नर्व्स कट सकती हैं, वो परमानेंट पैरालिसिस में जा सकता है। तो जिस पोजीशन में पेशेंट कंफर्टेबल है उसको हम कार का, उन्होंने जो देखा है आपने, जो भी सामान मिला है उससे उन्होंने उसको टाई अप करके स्टेबलाइज कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, उन्होंने एक कोई भी आसपास की कोई लकड़ी ली है, बोन को स्टेबलाइज स्ट्रेट करके उसको बेसिक बैंडेज कर दिया है। उससे ये दो फायदे होंगे, एक तो पेशेंट को पेन नहीं होगी, पेन तो होगी बट लेकिन इतना पेन नहीं होगा बिकॉज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में उसका आर्म है, एंड उसके आसपास की जो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी वो बच जाएंगी। तो एटलीस्ट एज अ ले पर्सन आपसे जो बन पड़ा आपने करा, एज ए डॉक्टर अगर कोई होता है सामने दिख जाता है तो दे विल डू डेफिनेटली बेटर देन दिस, बट दैट इज ले पर्सन उसको अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सेम थिंग, जिसमें उन्होंने जो भी चीज मिली उसको नीचे रखा, स्टेबलाइज किया, उसको बैंडेज भी बांध सकते हैं ताकि उसको आगे ज्यादा पेन एंड डिसलोकेशन ना हो ज्यादा। इसमें इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में ब्लीडिंग बताया है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो वो है जो आप देख पा रहे हैं, जैसे हेड इंजरी हुआ, सामने से ब्लीडिंग हुई, आपने कुछ गॉज पीस रख के या कुछ ड्रेसिंग कर दिया, ब्लीडिंग रोकने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जैसे ट्रॉमा होने के बाद लिवर इंजरी हो जाती है, या इंटरनल जो विसराज हैं जैसे लंग्स हैं, या अंदर इंटेस्टिनल इंजरीज होती हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं और पेशेंट स्लोली शॉक में चला जाता है बिकॉज ब्लीडिंग अंदर होने की वजह से हेमोरेजिक शॉक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत क्विकली एक्ट करना है। आपका जो भी फ्रेंड है वो इमीडिएटली एम्बुलेंस अरेंज करे या कॉल कर दे, पुलिस को कॉल करें कि पेशेंट यहाँ पे जो है क्रिटिकल है, जितना जल्दी हो सके आप उसको भेजिए बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है। प्रॉब्ली इंटरनल ब्लीडिंग आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन पेशेंट जो है ज्यादा करके इंटरनल ब्लीडिंग में कोलैप्स हो जाते हैं, शॉक में जाने के बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक्सटर्नल ब्लीडिंग आप हमेशा देख सकते हैं, उसको बंद करने की ट्राई करते हैं। तो दिस वे थोड़ा सा हमें जागरूक रहना है कि किस तरह की ब्लीडिंग हुई है। पेशेंट के रिस्पॉन्स ना करने से भी वो हमें समझ में आता है कि प्रोबेबली इसको इंटरनल इंजरी ज्यादा हुई है, चेस्ट इंजरी हुई है, लंग इंजरी हुई होगी। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा वी हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। इंजरीज में ज्यादा करके जो ब्लीडिंग इंजरीज हैं, जो एक्सटर्नल इंजरीज हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि हेड इंजरी है तो आप वहां से आपके पास जो आपकी खुद की किट है उसमें से गॉज पीस निकाल के या जो बैंडेजेस है उससे आप उसको बंद कर सकते हैं। ज्यादा करके जो हेड इंजरीज होती हैं उसमें उसके जो टेम्पोरल आर्टरी बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी जैसे उसने हाथ लगाया है माथे के इधर, वहाँ पे भी आप प्रेशर देते हैं तो वहाँ की ब्लीडिंग रुक सकती है बिकॉज डायरेक्टली वहाँ पे आर्टरी पे हमने प्रेशर दिया है। या आर्म के ऊपर देखिए ब्लीडिंग दिख रही है तो उसमें एक्सिलरी आर्टरी जो है जो अपनी बगल में होती है उसको भी दबा के रखेंगे तो भी ब्लीडिंग रुक सकती है। नेक्स्ट में उसमें जो नी पे थाई पे इंजरी हो रही है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर की हम लोग आर्टरीज दबाते हैं तो दबाने से प्रोबेबली ब्लीडिंग रुक सकती है। सो डायरेक्ट प्रेशर, फर्स्ट एड का जो हैंड है वो यूज कर सकते हैं, ड्रेसिंग एंड फर्स्ट एड हैंड, प्रेशर ड्रेसिंग बोलते हैं, आपने उसको प्रेशर देके ड्रेसिंग कर दिया है। तो ये सब हम जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक हम जो कर सकते हैं विक्टिम के लिए हम कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद वो सारी निकाल देंगे, वो अपने हिसाब से असेस करने के बाद जो उसमें वो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन एज ए ले पर्सन आप किसी की जान बचाना चाहते हैं तो उसको हम प्रेशर ड्रेसिंग या जो आपके किट में है उससे प्रेस करके उसको हम लोग ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। वरना अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी ज्यादा हो गया तो पेशेंट विल गो इनटू हेमोरेजिक शॉक, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है जब तक एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंचे। तो हमें उसका ब्लीडिंग रोकना है। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे थाई पे ब्लीडिंग है, अगर आसपास आपके कुछ है जिसको आप एलिवेट कर सकते हैं तो वहाँ पे आप एलिवेट कर सकते हैं प्रेशर ड्रेसिंग करके, ताकि ग्रेविटी से जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाए। पर ये जो पोजीशन है सुपाइन पोजीशन, अगर किसी पेशेंट को स्पाइन इंजरी है तो ऐसे केसेस में आप इस तरह एलिवेट नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर स्पाइन को ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस होता है। उसमें आपको नीचे ही रखना है। और स्पाइन इंजरी मतलब पेशेंट आपको हाथ ही नहीं लगाने देगा, पेशेंट इतना ऊपर पैर को करने ही नहीं देगा बिकॉज वो स्पाइन अगर इंजर्ड है तो उसको हमें नीचे रख के ही मैनेज करना पड़ेगा।
ठीक है। सो BLS वर्ड हम लोग यूज करते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, बेसिक लाइफ सपोर्ट, और एक होता है ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। BLS जो है वो ले पर्सन को सिखाया जा सकता है, बिकॉज उसमें कोई मेडिकेशन नहीं होती है। ये कोई भी आदमी, जरूरी नहीं है एक्सीडेंट में ही यूज होती है, ये घर में भी यूज हो सकती है। BLS एक बेसिक एजुकेशन है कि हम पेशेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और ACLS उसमें मेडिकेशन चूंकि यूज होता है, दैट कैन ओनली बी यूज बाय अ मेडिकल डॉक्टर, और उसके अंदर काफी सारे मेडिसिन इक्विपमेंट्स लगते हैं जो हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। विल गो इनटू BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे हम कैसे उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक उसकी हम लोग जान बचा के रखें, आगे तो खैर हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको बेटर फैसिलिटी मिल सकता है। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट इज अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्री हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने से पहले मेडिकल केयर प्रोवाइडेड बाय ट्रेन्ड रिस्पॉन्डर। तो ये PPT देखने के बाद, ये PPT गूगल पे भी अवेलेबल है, आपके जो टीचर हैं यहाँ से भी आपको शेयर कर सकते हैं, और ये बार बार देखना चाहिए क्योंकि ये एक बार देखने से आपको नहीं आएगा। सो इट्स अ ट्रेन्ड रिस्पॉन्डर जो होते हैं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इन द एब्सेंस ऑफ एडवांस मेडिकल केयर, लेकिन दिस कैन बी लर्न्ड बाय अ कॉमन ले पर्सन ऑल्सो। BLS generally does not include the use of drugs or invasive skills and can be contrasted with the provision of advanced cardiac life support. उसका अगला स्टेप एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ही होता है BLS का। CPR, cardiopulmonary resuscitation, provided in the field buys time for higher medical responders to arrive and provide ACLS. इसका मतलब ये है, अगर आपको CPR देना आता है, कोई पेशेंट जो है, कोई विक्टिम है, ड्राउन हो गया, ड्राउन मतलब डूब गया, गाड़ी सीधा पानी में गिर गई, आपने उसको निकाल भी लिया, लेकिन बहुत सारा पानी उसके पेट में चला जाता है, उसके लंग्स में चला जाता है, और वो अभी वो ब्रीथ नहीं कर रहा, तो उसमें हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के बाद उसको CPR दे सकते हैं। CPR जो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, अगर हम ये आप आगे डिस्कस करतेंगे, तो अगर ये हम सीख पाए तो हम वो पेशेंट का जान भी बचा सकते हैं। स्टेप्स ऑफ BLS। सो सबसे पहला स्टेप यही है कि एंश्योर सेफ्टी ऑफ सेल्फ। अगर आप एंथुजियाज्म में किसी का हेल्प करने गए, आप उठा रहे हैं उसको, साइड में कर रहे हैं, पीछे से एक और गाड़ी आ रही है, वो हमें भी हिट कर सकती है। सो इसलिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा सेफ्टी क्या है। देन सेफ्टी ऑफ पेशेंट का सेफ्टी, मतलब उसको रोड पे ही हमें BLS का कुछ भी हमें करना नहीं है, बिकॉज और इंजरी हो सकती है। सो अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी, हमें पेशेंट की सेफ्टी के लिए उसको एक सिक्योर प्लेस जो भी रोड के साइड में हो, जो इवन हो, अनइवन ना हो, जहाँ पत्थर वत्थर ना हो, वहाँ पे उसको लिटाना चाहिए। मूवमेंट ऑफ अ ट्रॉमा विक्टिम ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज उसको स्पाइन इंजरी हुई है, अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उसको स्पाइनल कॉर्ड में और प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उसको या तो नीचे पूरा सपोर्ट देके उठाने की ट्राई करेंगे, या उसको मिनिमली हम लोग उसको मूव करेंगे ताकि उसको ज़्यादा स्पाइन को आगे प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर एंश्योर सेफ्टी ऑफ विक्टिम, सेफ्टी ऑफ सेल्फ। तो ये ज़्यादा करके उन लोगों में हम लोग करते हैं जो हल्की फुल्की जिनको इंजरी है, इवन हेड इंजरीज में भी शॉक की वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका हार्ट बीट रुक गया हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा टैप करने के बाद, थोड़ा पानी वानी मारने के बाद पेशेंट रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें उसको BLS देने का जरूरत ही नहीं होता, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बिकॉज ही इज ब्रीदिंग ऑफ हिज ओन, वो सांस ले पा रहा है। ओनली बिकॉज ऑफ शॉक वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गया था, ठीक है ना। दिस ऐसे पेशेंट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, उनको दे गो इनटू शॉक ओनली। उठने के बाद भी उनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे हैं, कॉन्शियस तो हो जाते हैं। सो वी हैव टू टेल देम दैट यू आर सेफ, तो उनको हम साइड में बिठा सकते हैं। ऐसे पेशेंट को BLS देने का जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू आस्क द पर्सन, आर यू ओके? अब पेशेंट लेटा है, विक्टिम लेटा हुआ है, उसको टैप एंड शाउट करिए, उसको शोल्डर्स पे टैप करके देखिए कि वो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शाउट करिए ताकि उसको आवाज़ पहुँचे। अगर तो क्लाइंट रिस्पॉन्ड करता है, देन लीव द क्लाइंट एंड कॉल फॉर हेल्प। उसको साइड में सिक्योर प्लेस में, अगर आप अकेले हैं तो उसको साइड में लिटा के आप उसका कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल, पुलिस को कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए।
रिटर्न एज क्विक एज पॉसिबल एंड रीअसेस द कंडीशन ऑफ द पर्सन। आप उसको वापस रीअसेस करिए, वेदर पेशेंट जो है विक्टिम है वापस अनकॉन्शियस हो गया क्या, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, या उसको और कहीं ब्लीडिंग है, या उसको चेक करिए हेड इंजरी है, स्पाइन इंजरी है, टिल द टाइम एम्बुलेंस अराइव्स। एम्बुलेंस आ गई, वहाँ पे पैरामेडिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दे विल टेक द चार्ज। नेक्स्ट स्टेप वही है एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, जिसमें कि आप हॉस्पिटल में बहुत बार ऐसा भी होता है कि जहां आप एक्सीडेंट हुआ है या वहां पे आजकल तो हाईवेज पे ऊपर उन्होंने फोन नंबर्स लगाए होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होते हैं, जहां पे आप कॉल कर सकते हैं इफ इट इज इन योर रीच। डिस्क्राइब द इमरजेंसी ऑफ द ऑपरेटर इन द सेंस आपको ये बताना है यहाँ पे कितना कैजुअलिटी हुआ है, यहाँ पे 2 ही कैजुअलिटी है, यहाँ पे मास कैजुअलिटी है, जैसे कोई बस एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे 50 लोग भी हो सकते हैं, 25 लोग भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू टेल देम एग्जैक्टली, ताकि वो अपना तैयारी से आए अगर उनका कॉल लग जाता है। कंडीशन ऑफ द पेशेंट भी हम बता सकते हैं थोड़ा बहुत। सो सबसे पहला स्टेप हमने यही देखा था, ब्रीदिंग, उसका एयरवे, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, जिसको आपने टैप एंड शाउट करा था वो उठ के बैठ गया, तो उसमें तो BLS करने का जरूरत नहीं है, ब्रीदिंग देखा था। देन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन जो है वी हैव टू चेक पल्स। पल्स अगर उस आपको नजर नहीं आता है, जैसे हम लोग हाथ से पल्स चेक करते हैं या कैरोटिड पल्स जो गले के इधर है वहां से चेक करते हैं, तो अगर वो 10 मिनट सेकंड तक आपको नहीं मिलता है, देन डायरेक्टली उसको हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन का मतलब यही है कि उसके प्रोबेबली ब्रेन को जो है सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसकी सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो जब हम उसको CPR देना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम उसको चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, देन देयर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है हमें काफी देर तक चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ता है, तो अगर आप अकेले हैं तो आप एग्जॉस्ट होते हैं, अगर आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो इट बिकम्स इजी चेस्ट कंप्रेशन के लिए। तो CPR इज अ टेक्निक जिसके वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वो हमें सीखना चाहिए, मैंडेटली हमें तो सबको आना चाहिए, बिकॉज ये कंडीशन घर में भी आती है, आ सकती है, तो जिसमें हमें एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ब्रीदिंग हमने देखा, अगर पेशेंट ब्रीथ कर रहा है टैप एंड शाउट, तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी है, देन सर्कुलेशन देखना है, उसका पल्स चेक करना है। सो पोजीशन क्या रख सकते हैं हम पेशेंट का, विक्टिम जो है मस्ट बी सुपाइन। सुपाइन का मतलब वो अपनी बैक पे होना चाहिए, ऑन अ फर्म फ्लैट सरफेस। ऐसा नहीं हो नीचे पत्थर वत्थर पड़े हैं उस पर हमने लिटा दिया, और अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो पत्थर से भी उसको बैक में इंजरी हो सकती है। सो हमें CPR के लिए उसको फ्लैट सरफेस ढूंढना होगा। विक्टिम लाइंग फेसिंग डाउन, अगर कोई विक्टिम है जो ऑलरेडी मुंह नीचे है, तो उसको हमें सीधा रोल आउट करना है। विक्टिम को हमें हमेशा CPR जो है सुपाइन पोजीशन में ही देना है। ये इन्होंने बताया है, जो रेस्क्यूअर है उसका पोजीशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म सरफेस होना चाहिए, जो रेस्क्यूअर है ही और शी शुड नील डाउन, अपने नीज पे होना चाहिए। विक्टिम चेस्ट और स्टैंड, अगर बेड तो खैर वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, सो हील ऑफ वन हैंड और इंटरमेमोरी लाइन, जो आपका हील है उसको आपका जो ब्रेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है, उसके ऊपर रख के ही आपको उसको प्रेस करना है, बिकॉज बराबर उसके नीचे यू हैव योर हार्ट। सो पर्पस ऑफ CPR ये है कि हार्ट में जितना भी ब्लड है 80 to 100 ml जितना भी ब्लड है, वो हम उसको प्रेस करके ब्रेन की तरफ हमको लेके जाना है, ताकि उसका ब्रेन सर्कुलेशन बना रहे, बिकॉज ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन का डिप्रिवेशन नहीं सह सकता मोर देन 3 मिनट्स। तो हमें कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन करना है। हील ऑफ अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट, जो आप पहला आपने अपना हील रखा था ब्रेस्ट बोन पर, उसके ऊपर आपको फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं, और उसको आपको दूसरे हैंड को लगा करके उसको प्रेस करना है, लॉक दी एल्बोज, और आपको अपनी एल्बोज जो हैं वो उसको आपको बेंड नहीं करना है। सो जो इमेज में नजर आ रहा है दैट इज द एग्जैक्ट राइट पोजीशन कि चेस्ट कंप्रेशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सो ये चेस्ट कंप्रेशन के बारे में उन्होंने बताया है। जो स्टर्नम बोन है दैट इज अ चेस्ट बोन, इसके नीचे बराबर हार्ट है। सो रिदमिक एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ओवर
द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। सो स्टर्नम लंबी बोन है, पर जो आप उसका लोअर हाफ देख रहे हैं उसके ऊपर हमें कील ऑफ द हैंड से हमें उसको प्रेस करना है। सो डायरेक्ट प्रेशर भी आता है हार्ट के ऊपर, वरना जो हम जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, हम उसको प्रेशर देते हैं, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो आपका जो रिब केज है, जो थोरैक्स है, उसके अंदर भी प्रेशर क्रिएट होता है और वो भी हार्ट को कंप्रेस कर सकता है। ठीक है। सो कंप्रेशन जो देते हैं, सीपीआर हम देते हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म है पुश हार्ड पुश फास्ट, पुश एट अ रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। हमें काफ़ी स्पीड से उसको देना है। अगर आप राइट पोजीशन पे नहीं देंगे तो उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। यूजुअली हम लोग कंप्रेशन के साथ वेंटिलेशन भी देते हैं, जैसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देते हैं, पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे पाएँ। रीज़न ऐसा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में यूजुअली जो विक्टिम होता है उसके चोट लगी होती है, मुंह से भी खून निकल रहा होता है। सो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या बताती है कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हर बार अगर पॉसिबल नहीं है तो ओनली चेस्ट कंप्रेशन विल बी हेल्पफुल। किसी किसी के पास कुछ मास्क होता है, उनकी किट में कुछ स्पेशल मास्क आते हैं जिसमें वॉल्व लगा होता है, जो हम पेशेंट के साफ करने के बाद हम उसके ऊपर लगा के हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं, बिकॉज वो बैरियर डिवाइस आता है। बीच में बैरियर आ जाता है तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन पेशेंट के माउथ से नहीं होता है। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक बैरियर डिवाइस भी दिखाता हूँ। सो 30:2 जैसे उन्होंने लिखा, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इज 30:2। 30 मतलब 30 कंप्रेशंस, चेस्ट कंप्रेशन, और 2 बार उसको आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दिया जा सकता है। सो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने का क्या फायदा है, क्यों देना चाहिए? तो जब हम देते हैं तो जो एयर अंदर पास होती है, लंग्स में जाती है, उससे भी पेशेंट ब्रीदिंग स्टिमुलेट कर सकता है। अब बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे कि जो हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं उसमें तो सारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिकॉज हम वी आर एक्सेलिंग, इनहेल नहीं कर रहे, हम अपनी हवा उसको दे रहे हैं। तो उसका वो एक ही साइंटिफिक चीज़ है कि जो भी हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हैं उसमें 100% CO2 नहीं होता है, उसके अंदर 20-21% ऑक्सीजन भी कैरी करती है। तो जब हम ऐसा देते हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी पेशेंट का बढ़ सकता है, बेटर होता है, और डेफिनेटली पेशेंट ब्रीदिंग स्टिमुलेट कर सकता है। तो वी शुड टेक अ चांस कि अगर हम पेशेंट को, विक्टिम को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग विद अ बैरियर डिवाइस दे पाए, या एक रुमाल रख के दे पाए, या डायरेक्टली हवा से ऊपर से ही दे पाए, तो इट मे बी बेनिफिशियल। ठीक है ना। डू नॉट बाउंस योर हैंड अप एंड डाउन ऑन विक्टिम्स चेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर एक्साइटमेंट में या एंथुसियाज्म में फास्ट देने लगते हैं CPR, चेस्ट कंप्रेशन, तो उसमें भी पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टर्नम ब्रेक हो जाती है, जो इससे फ्लेक्सिबल बोन, बिकॉज ये 2 सेंटीमीटर अगर अंदर जाती है तो चेस्ट हार्ट को कंप्रेस कर सकती है। कभी कभी ओवर एंथुसियाज्म, जो ज़्यादा जोर लगा दिया तो वो बोन भी ब्रेक हो सकती है। नेवर यूज द पाम ऑफ योर हैंड, यूज द हील ऑफ योर हैंड। ये चेस्ट कंप्रेशन में आपको आपका हील यूज करना है, क्योंकि पाम जब आप लगाते हैं, आपका जो ये हाथ का पंजा है डायरेक्ट, तो उससे उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होता जितना कि हील यूज करने के बाद होता है। चेस्ट कंप्रेशन, अगर आप 2 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड हैं, तो चेस्ट कंप्रेशन इजी हो जाता है, बिकॉज एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन दे सकता है, एक आदमी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकता है। बिकॉज ये जो चेस्ट कंप्रेशन होती है ये फास्ट होना चाहिए। और ये जो चेस्ट कंप्रेशन है, जो CPR की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हर जो एक्सीडेंट का विक्टिम उसको देने की जरूरत नहीं होती है। मैं पहले भी बताया, ट्राईएज में जब हम ट्राईएज करते हैं उसमें कैटेगरी 1 जिसमें पेशेंट ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, उसको हम सिर्फ देखते हैं इसका ये पूरा क्रश हो चुका है, इसको बचाया नहीं जा सकता, ऑलरेडी डेड है, बिल्कुल डेड हो चुका है। सो उसको हम, यू कैन ऑलवेज गिव अ ट्राई, लेकिन अगर उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती तो वी शुड गिव मोर अटेंशन जिसमें कि जिसको बचा सकते हो आप, जिसको शॉक में गया है या ड्राउन हो गया है, उसको हमको ये सब देने की ज़रूरत है। सो जब आप 2 रेस्क्यूअर हैं उसमें स्विच द कंप्रेसर अबाउट एवरी 2 मिनट्स, क्योंकि 2 मिनट चेस्ट कंप्रेशन के बाद एक आदमी नॉर्मली थक जाता है, क्योंकि जो चेस्ट कंप्रेशन है वो एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट देना है, ऑलमोस्ट मोर देन अ सेकेंड। सो 30:2 का रेशो होता है, 30 कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ। सो
तो इसके अंदर हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। हेल्प की जरूरत ऐसे पड़ती है कि एक आदमी थक जाता है, वो नहीं कर पाता। अगर आप अकेले हैं तो देन यू हैव टू मैनेज। आप इमीडिएटली कॉल करिए एम्बुलेंस को, उसके बाद ही पेशेंट को देना चालू करिए, वरना आप पेशेंट का चेस्ट कंप्रेस करते रहेंगे, एम्बुलेंस को कॉल ही नहीं जाएगा, देन यू आर इन अ सूप। नेक्स्ट है एडवांस एयरवे एंड 2 रेस्क्यूअर्स। ठीक है, कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन एट अ रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट विदाउट पॉज फॉर वेंटिलेशन। उसमें हमें कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन करना है। चेस्ट कंप्रेशन से भी पेशेंट जो है रिवाइव किया जा सकता है। सो द रेस्क्यूअर डिलीवरिंग वेंटिलेशन पॉइंट 8 to 10 ब्रेथ्स पर मिनट। इसका मतलब है कि जो अगर आपके पास कोई दूसरा आदमी है जो रेस्क्यू ब्रेथ दे सकता है, उसको पूरे मिनट में 10 बार, 8 से 10 बार उसको रेस्क्यू ब्रेथ देना है। ठीक है। Lay rescuer should continue CPR until an AED arrives. AED का मतलब है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है ऐसे साइट पे। ये सिर्फ एम्बुलेंस में पाया जाता है, जिसमें हम पेशेंट को शॉक भी दे सकते हैं ताकि अगर उसका हार्ट रुक गया है। दिस इज एडवांस टेक्निक। हमें एज अ ले पर्सन सीखना है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, और बेसिक फर्स्ट एड। तो जो इसमें हम लोग पूरा सीख पाएंगे, और इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, दैट ऑल्सो वी कैन सी। सो BLS का बेसिक चीज है ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो अभी हम उसको देखेंगे कि एयरवे कैसे हम देख सकते हैं। सो इसमें ये है ज्यादा करके ये ड्रोनिंग या जो पोस्ट क्रैश मैनेजमेंट में पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ये कंडीशन घर में भी हो सकती है, जिसमें अचानक से किसी को इवन दो हार्ट अटैक भी आया या वो स्मोक में गया, कंप्रेशन में गया, तो उसमें हमको ये सेम हम सारे स्टेप्स उसमें भी कर सकते हैं। एयरवे, सो हमें ये देखना है कि पेशेंट का एयरवे ओपन करें। एयरवे ओपन करने का एक ही फायदा है, इससे ये पता चल जाता है कि कुछ पेशेंट का कभी कभी जैसे ओल्ड एज है, उसके जो डेंचर्स हैं कभी कभी उसके गले में अटक सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट पेशेंट अगर कुछ खाना खा रहा था, कुछ उसके मुंह में ऑलरेडी था, तो लगने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो फूड भी उसके गले में अटक सकता है। तो हमें वो निकालना है, दैट वी कैन रिमूव। नहीं तो उसका एयरवे पेटेंट नहीं होगा, उसको वैसे भी हवा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसमें कुछ हम जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं, जैसे जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट है, ठीक है, नो ब्लाइंड फिंगर स्वीप। तो इसमें ये है उसका, आप जब हेड के पीछे जाते हैं तो जॉ हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, टिल्ट करने के बाद आपको चिन लिफ्ट करना है ताकि उसका एयरवे थोड़ा सा पेटेंट हो जाए। यू कैन सी इनसाइड कि उसके मुंह में कुछ गिरा तो नहीं हुआ है। वो आप जो फिंगर से आप स्वीप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ताकि उसका एयरवे पेटेंट हो जाए। अगर एयरवे पेटेंट नहीं है, उसको चेस्ट कंप्रेशन देके कुछ फायदा नहीं होगा। इस तरह का एयरवे, जिस तरह का हम ये हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट करा है, ये स्पाइनल इंजरी जो नेक इंजरीज होती है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें हम ये नहीं करते। द रीजन इज उसकी स्पाइन जो नेक है उसको और ज्यादा डैमेज हो सकता है। उसमें हम लोग जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करते हैं, जो कि नीचे की जो इमेज है उसमें हम लोग, दिस इज स्पेसिफिक टेक्निक जो नॉर्मली ले पर्सन नहीं उसमें मास्टर होते हैं, दिस इज बीइंग डन बाय डॉक्टर्स। सो एनीवेज, तो एयरवे पेटेंट करिए। एयरवे पेटेंट करने के बाद ब्रीदिंग, सो ABC हमें याद रखना है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो ब्रीदिंग में वी हैव टू चेक हिज ब्रीदिंग। पेशेंट जो है, विक्टिम है, वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अपना कान उसके मुंह पे आप थोड़ा सा करीब रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। आप उसकी चेस्ट देख सकते हैं कि वो ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं ले पा रहा है, सो आप उसका पल्स चेक करिए, उसका सर्कुलेशन चेक करिए, उसके जो कैरोटिड आर्टरीज हैं जो उसके गले के ऊपर आप देखते हैं, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो, वो सांस नहीं ले पा रहा है और आपको लग रहा है कि पेशेंट को बचाया जा सकता है, उसको देन चेस्ट कंप्रेशन दिया जा सकता है। आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे इज ओपन एंड रेस्क्यूज डिलीवर 2 ब्रेथ। तो डायरेक्ट ब्रीदिंग नहीं देना है। देखने के बाद उसका एयरवे पेटेंट है, उसने कुछ वॉमिटस किया है तो वो निकाल सकते हैं, कुछ फंसा हुआ है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आप चेस्ट कंप्रेशन उसको दे सकते हैं, जो कि हमें ऑलमोस्ट 1 मिनट में 80 to 100 टाइम्स, जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा है चेस्ट कंप्रेशन। और उस 30 कंप्रेशन के बाद हमें 2 रेस्क्यू ब्रेथ भी देना है, पॉसिबिलिटी अगर हुआ तो। गिविंग रेस्क्यू ब्रेथ,
इसमें बैरियर डिवाइस आते हैं, बहुत सारी किट्स आजकल आती हैं जिसमें प्लास्टिक बैग होता है, जिसके आगे एक सेंटर में वॉल लगा होता है। वो वॉल हम पेशेंट के मुंह में डाल के, क्योंकि वो बाकी सब जगह से नरक हो जाता है, तो हम उसको रेस्क्यू ब्रेथ भी दे सकते हैं। कई लोग रुमाल यूज कर सकते हैं, कई अपना फिस्ट यूज करके पेशेंट के ऊपर से उसको रेस्क्यू ब्रेथ दे सकते हैं। डिलीवर ईच रेस्क्यू ब्रेथ ओवर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं। उसको कंटिन्यूस ब्रेथ ब्रीदिंग देने का जरूरत नहीं है। 30:2 का रेशो होता है ब्रीदिंग का और चेस्ट कंप्रेशन का। अवॉइड रैपिड और फोर्सफुल ब्रेथ। कभी कभी हम बहुत ज्यादा जोर जोर से देने लगते हैं, वो भी सही नहीं है। नॉर्मल जैसे हम लोग 1 सेकेंड में ब्रेथ देते हैं, सिंपल, वो दे सकते हैं। व्हेन एन एडवांस एयरवे इज इन प्लेस, एडवांस एयरवे जो है वो हम लोग नॉर्मली ले पर्सन नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली हॉस्पिटल में एडवांस एयरवे जैसे वेंटिलेशन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे किया जा सकता है। हमारा मेन मकसद आज ये है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे सीखा जाए, जहाँ पे हम लोग विक्टिम का हेल्प कर सकें। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो थर्ड इमेज है नीचे से, दैट इज द प्लास्टिक बैरियर। ये प्लास्टिक अवेलेबल है इंडिया में। कितना अवेलेबल है? सम ऑफ द कार दे प्रोवाइड प्लास्टिक बैरियर किट, जिसको जो माउथ है उतना ही सिर्फ एरिया ओपन होता है, तो वहां पे आप पेशेंट के मुंह पे रख के उसको ब्रीदिंग दे सकते हैं। मेथड ऑफ रेस्क्यू ब्रेथ, माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग हो सकती है, या फिर माउथ टू बैरियर डिवाइस ब्रीदिंग, जिसमें कि आपने बैरियर डिवाइस लगाया है। माउथ टू नोज एंड माउथ टू स्टोमा वेंटिलेशन, ये सारी एडवांस टेक्निक्स हैं। तो यूजुअली बैग वेंटिलेशन और ये सारी की सारी एम्बुलेंस में अवेलेबल होती हैं, जो कि एक नॉर्मल ले मैन के पास वहाँ उस टाइम पे जहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। सो अगर आप देखेंगे तो इमेज में क्लियर कट दिखाया है, पेशेंट जो विक्टिम है इज लाइंग ऑन हिज बैक सुपाइन पोजीशन, उसका हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करा है लेडी ने, हाथ पोजीशन वही है और एक रेस्क्यू ब्रेथ दिया है। इसका मतलब इसी पोजीशन में एयरवे जो है, आपका जो ट्रकिया है, विंड पाइप है, वो पूरी तरह से ओपन है, और ये सारी की सारी जो ब्रेथ है ये लंग्स में उतरेगी, और उस ब्रेथ में भी 21% ऑक्सीजन होती है, सो दैट पेशेंट का लाइफ सेव किया जा सकता है। विद चेस्ट कंप्रेशन रेस्क्यू ब्रेथ पेशेंट कभी कभी रिवाइव हो जाते हैं, पेशेंट गेट बैक, और होने के बाद फिर उनको एक रिकवरी पोजीशन दिया जाता है, वो जो कि अगली स्लाइड में आएगा। AED मशीन, कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें गाड़ी पानी में चली गई, पेशेंट उसको बाहर निकाल दिया आपने उल्टा करके, उसके पेट में से पानी भी निकाल दिया, स्टिल पेशेंट इज अनकॉन्शियस। ज़्यादा करके शॉक की वजह से हार्ट धड़कना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन उसको शॉक देना पड़ता है AED मशीन से, जो कि नॉर्मली ऐसे साइट्स पे आपको नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी कम होती है। इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं एम्बुलेंस में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसको DC शॉक बोलते हैं। ये वाला जो शॉक है ये एक मेडिकल प्रोफेशन ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसमें हमें ये पता चलता है पैचेस लगाने के बाद कि पेशेंट को शॉक देने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर शॉक देने की ज़रूरत है तो अगर हम उसका बटन पुश करते हैं उसको देखने के बाद, जो कि मेडिकल प्रोफेशन पैरामेडिक्स देते हैं, हार्ट कैन बी रिवाइव्ड। फिर उसमें नीचे दिया है रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन वो पोजीशन है जो पेशेंट जब रिवाइव हो गया है और अभी उसको अब सीधा नहीं लेटाइए। इफ द विक्टिम रिस्पॉन्ड्स, पोजीशन हिम इन द रिकवरी पोजीशन एंड मॉनिटर ब्रीदिंग एंड अंटिल हेल्प अराइव्स। तो ऐसी पोजीशन में जबकि पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल है और बाई चांस वॉमिटिंग भी करता है तो साइड से वॉमिटिंग निकल सकती है, तो दिस इज द राइट पोजीशन, जिसको रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। बाकी दिस वाज द PPT। थैंक यू सो मच। ड्राइव सेफ, सेव अस। नॉर्मली जब हम गाड़ी पे बैठते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि घर वाले भी वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका वेट कर रहा है, तो गाड़ी को हमें गेटिंग अ लाइसेंस इज नॉट अ प्रिविलेज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम हमारी भी सेफ्टी रखें, जो सामने रोड पे चल रहा है उसका भी सेफ्टी रखें, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स ह्यूज फिनेंशियल लॉस, बॉडी लॉस, फिनेंशियल लॉस। तो हमें ये देखना है लाइसेंस मिलने के बाद आपको सारे ट्रैफिक सिग्नल जो है ओबे करने हैं। यू हैव टू ओबे एवरीथिंग। एक बार गाड़ी आ गई, आपको चलानी आ गई, तो डजंट मीन कि आप स्पीडिंग करें,
सिग्नल तोड़े हैं. सो वी हैव टू बी अ गुड सिटीजन. थैंक यू सो मच. अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी स्लाइड के बारे में, सो आई एम अवेलेबल. यू कैन आस्क द. सर ये पीपीटी हमको अवेलेबल कैसे होगा? ये पीपीटी आपके टीचर भी आपको अवेलेबल कर सकते हैं, वरना बहुत सारे बीएलएस के जो पीपीटीज हैं दे आर इजीली अवेलेबल ऑन गूगल आल्सो. इससे बेटर पीपीटी भी मिल जाएंगे, इससे बेटर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे. सो द आइडिया इज पीपीटी इज डेफिनेटली इट इज अवेलेबल. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इस जो साइट पे जाएंगे तो आपको बीएलएस के पीपीटीज एडवांस फॉर्म में भी मिल जाएंगे. इसकी वीडियोस भी आप देखें, क्योंकि वीडियोस में दे विल शो यू द प्रॉपर स्टेप्स. ठीक है ना? यप. दो चार क्वेश्चन है थोड़े. जी जी जी. एयरवे ब्रीदिंग के बारे में कि अगर मान लो एयरवे ब्रीदिंग में किसी का नेक स्वेलिंग हो गया तो उसके टाइम एयरवे ब्रीदिंग कैसे या फिर माउथ टू माउथ कैसे दिया जा सकता है? या क्या पूछ रहे हैं आप? मेरे को सुना नहीं. एयरवे के दौरान जब हमें उसको रिससिटेट करना पड़ेगा और मान लो माउथ टू माउथ देना है पर उसका नेक स्वेलिंग है. हाँ, तो वही है. तो ऐसे में कैसा होता है, आपको उसका नेक को टिल्ट नहीं करना है. सो वट एवर द पोजिशन इज देयर, आप नीचे सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, उसको चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं. अगर बहुत ज्यादा हेड इंजरीज हैं तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. अगर पेशेंट पूरा म्यूटिलेट हो गया है, हेड इंजरी है, हेड सर फटा हुआ है, तो ऐसे में तो मेन हमें पहले ये देखना है. और पेशेंट रिस्पॉन्सिव है तो उसमें तो हमें कुछ देने की जरूरत ही नहीं, उसको सीपीआर या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना ही नहीं है. ये सिर्फ तब देना है जब पेशेंट इज अनकॉन्शियस. और अगर अनकॉन्शियस है और उसको स्पाइन इंजरी है और आपको पता है कि इसको प्रोबेबली नेक इंजरी हुआ है, तो आप जस्ट यू कैन सपोर्ट द नेक बाय हैंड. आप उसको चेस्ट कंप्रेशन दीजिए. और उसको मैं वही बता रहा हूँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यही बोलती है कि अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं दे पा रहे हैं, ओनली चेस्ट कंप्रेशन इज इम्पोर्टेंट, जिससे कि इंक्रीज इन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जो लंग प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट को कंप्रेशन आएगा और ब्रेन को हम लोग रिवाइव रख सकते हैं जब तक अपना एम्बुलेंस नहीं आ जाता. ठीक है? और मान लीजिए किसी इंसान का हार्ट पेसमेकर है अंदर, हम लोग को मालूम नहीं रहेगा तो उसको मान लीजिए क्या होता है, दिया जा सीपीआर पेसमेकर. पेसमेकर है ऑलरेडी. हाँ, मतलब अगर हम लोग को मालूम नहीं है और उस बंदे का या बंदी का अंदर पेसमेकर है तो भी उसको सीपीआर दिया जा सकता है. पेसमेकर इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. एईडी नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर उसको शॉक देना मुश्किल होगा. सो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द एम्बुलेंस. उसको हम प्रोबेबली चेस्ट कंप्रेशन दिया जा सकता है. अगर पेसमेकर है दैट इज फाइन, पेसमेकर से इशू नहीं है. बिकॉज द आइडिया ऑफ गिविंग सीपीआर इज ओनली टू गेट द वट एवर द ब्लड इज अवेलेबल इन द हार्ट, वो उसका ब्रेन की तरफ मूव करे, सर्कुलेशन बनी रहे. बिकॉज अगर हम सीपीआर नहीं देंगे, वैसे भी वो मरने वाला है, बिकॉज उसका ब्रेन डेड हो जाएगा. सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. लास्ट क्वेश्चन कि आपने बताया था कि रोड साइड में अगर है तो कॉल करना चाहिए इमीडिएटली और कैजुअलिटीज बतानी चाहिए. बट काफी जगह पे हाईवे पे नेटवर्क नहीं होता और इमरजेंसी फोन आई नो ये तो मैं बता रहा हूँ. कभी दिखाया नहीं जाता कि कैसे यूज करते हैं. जी, तो यूज कैसे करना, क्या चीज को यूज करना है? इमरजेंसी फोन्स जो हाईवे के साइड पे लगे होते हैं. इमरजेंसी इमरजेंसी फोन्स को कैसे यूज करना चाहिए? इमरजेंसी फोन नहीं. सी इसमें तो ये है कि अगर लकी हुए हम, हमारा फोन नेटवर्क काम कर रहा है, सो देन इट इज वी आर वेरी लकी. जो कोई भी बाईपास हो रहा है, वहां से जो कार बाईपास हो रही है, हम उसको रुका सकते हैं. उनको बोल सकते हैं कि भाई मैं आई एम गिविंग हिम सपोर्ट, आई एम पुटिंग सीपीआर ऑल माय एफर्ट. आप क्या करिए, आप यहाँ से गाड़ी आगे लेके जाइए और वहां पे आप कॉल करिए जहां से आपको सिग्नल मिलता है कि इस साइड पे यहाँ पे क्रैश एक्सीडेंट हुआ है, वहां से हेल्प मिल जाए. यूजुअली मिडल ऑफ द हाईवे में बहुत बार नेटवर्क नहीं मिलता है. सो दैट इज ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू. हम दूसरी कार को रुका सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़ा आगे जाइए या आपकी कार में हमें दीजिए जगह, हम उसको ले जाएं आगे के हॉस्पिटल में. सो ये वहाँ पे तो वहाँ सिचुएशन क्या होगी, अगर हम नहीं इन्फॉर्म कर पाए तो हमें तो उसको फर्स्ट एड देनी ही देनी है. जो भी हम कर पाए, ब्लीडिंग रोक पाए, उसको सीपीआर दे पाए, वो हमें करना है. नहीं तो जो भी गाड़ी आसपास से निकल रही है उसी को बोलना होगा कि अगर आप आगे जाते हैं, आपका नेटवर्क आता है, देन यू कैन ऑलवेज टेल द अथॉरिटी कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर आगे एक एक्सीडेंट हुआ है, काइंडली हेल्प देम. वो ही कर सकते हैं. दिस इज लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड.
उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम की सिचुएशन ही बताती है हमें। थैंक यू। जी, एनीबडी एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? आपको ऐसा डाउट लगता है कि हम क्या ऐसी पोजीशन में क्या कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन में क्या कर सकते हैं? बट वन थिंग आई विल टेल यू, ये तो आज हम पीपीटी देख रहे हैं, बट मैंडेटरली एवरी सिटीजन शुड नो हाउ टू डू द बीएलएस। ये एक्चुअली मैंडेटरी स्कूल्स में भी होना चाहिए। हम एज ए अपोलो हॉस्पिटल हम बहुत सारी बिल्डिंग्स में भी, हम सोसाइटीज में भी ये सारी जो टेक्निक है सिखाते हैं। बीएलएस बहुत ज़रूरी है, ये घर में भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। बीएलएस आपने देखा होगा बहुत बार, वीडियोस भी हम देखते हैं कि चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए हमें एज ओके। जो बीएलएस आना चाहिए, एसीएलएस हमें नहीं आया तो दैट इज फाइन। वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है जिसमें हमको एड्रेनालिन देना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती हैं, दैट इज फाइन। बट एज ए ले पर्सन एवरीबडी शुड मास्टर बीएलएस, और बीएलएस जो है आना ही चाहिए। और इसके आप वीडियोस बार बार देखें ताकि समवेयर सम टाइम यू कैन सेव एटलीस्ट वन लाइफ। तो भी आपको लगेगा कि आपने इतना सीखा था, तो यू कुड हैव सेव वन लाइफ। एनी फर्दर मोर क्वेश्चंस? और कोई कुछ पूछना चाहता है? सो आई थिंक और कोई क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। प्रोबेबली एवरीबडी अंडरस्टूड द पीपीटी, सबको समझ में आ गया है। आपके जो टीचर हैं आपसे बात करेंगे अभी, आप एक बार बात करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आज रजिश साहब ने जो टॉपिक लिया है सेफ्टी का और फर्स्ट एड का, ये होपफुली हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नॉलेज दे के जा रहा है जो हमें काम आएगा आने वाली जिंदगी में। ओके, तो मैं उनका थैंक्स कहता हूँ हम सब ट्रेनीज की तरफ से, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ फिर एक टॉपिक हमारा होगा। जैसे उनको टाइम मिलता है वो हमें टाइम देते हैं यहाँ पर। तो अगला सेशन जो है, अगला संडे का जो टॉपिक है, उसका लिंक आपको फ्राइडे तक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। लॉग आउट कीजिए, थैंक यू। लॉग आउट कीजिए प्लीज। थैंक यू।